नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। और आजाद बीपीएससी एकेडमी के विशेष रूप से सामान्य विज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और ये आज अभी तक का चौथा सेशन है आपका। अभी तक लगभग हमने 150 प्रश्नों का अध्ययन किया है और कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हम अंतिम प्रश्न जो हमने देखा था वो यही देखा था कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्य किससे प्राप्त होता है। यहाँ तक की चर्चा हमारी कल के क्लास में समाप्त हुई है, तो इसी के आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसी के बाद के प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। और प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप देख सको, क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका हूं, मैं पहले पूर्व में बता चुका हूं कि ये जो सेशन आपका चल रहा है मतलब 5 जनवरी तक मैं आपके लिए अनुपलब्ध हूं, लेकिन पहले से रिकॉर्ड करके आपके लिए जा रहा हूं जिससे आपको किसी प्रकार की चुनौती का सामना ना करना पड़े। जो आपकी नियमितता बनी है वो नियमितता बनी रहे। और आपको प्लान भी दिया जा चुका है, साप्ताहिक प्लान, किस टारगेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको सकारात्मक वे में ले रहे होंगे, सकारात्मक रूप से आप इसको लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। जो प्रतिदिन के टारगेट मैंने दिए हैं, वीकली जो मैंने शेयर किया है, आप सब ने प्रतिदिन का उस आधार पे अपना टारगेट भी बना लिया होगा और उस आधार पे आप आगे भी बढ़ रहे होंगे। आपको बता दें कि ये जो टारगेट वीक है इसको हम लेकर चलेंगे। जो हमारी अब सामान्य विज्ञान के बाद जो हमारी क्लास प्रारंभ होने वाली है 5 तारीख के बाद से, उसमें हम उसी टारगेट वीक को लेकर चलेंगे। टारगेट वीक में जो टॉपिक हमने दिया है उसी टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे और साप्ताहिक स्तर पे उन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को हम टेस्ट के रूप में देखेंगे। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बता दें, क्योंकि प्रयास यही रहता है कि जो चीजें शुरू हों वो आपको रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि परीक्षा के समय में नियमित रहना बहुत जरूरी है, नियमितता बहुत जरूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन मैं ला रहा हूं कि आप सब नियमित रहो, आप सब अच्छे से क्लास करो और चीजों को सकारात्मक रूप में लेकर आप आगे बढ़ो। और इन्हीं के साथ मैं अपनी सेशन को आगे बढ़ाता हूं, इन्हीं बातों के साथ। और याद रखना है आप सभी को कि जो भी प्रश्न आप पे कराए जा रहे हैं उनमें कितने आपके गलत हो रहे हैं इस पे जरूर गौर करना है, ठीक है। रही बात प्रश्नों की पीडीएफ की, तो 100 प्रश्नों की पीडीएफ के रूप में जिस दिन आपकी ये क्लास समाप्त होगी उसके पहले ही आप कह सकते हो, उसके पहले ही 100 प्रश्नों के पीडीएफ के रूप में आपकी ये सभी सामान्य विज्ञान की जो पीडीएफ है ये आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो परेशान नहीं होना है, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन पहले रिवीजन यहां से करना है क्लास से, इसके बाद पीडीएफ मिलेगी। तो दोबारा जब आप जाओगे रिवीजन करने तो मैक्सिमम चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आप क्लास में रहो, कहीं भी मेरी क्लास देख रहे हो या कहीं अन्य से देख रहे हो, तो 100% अपना उस क्लास में ध्यान लगाओ। ध्यान में जो भटकाव होता है ना, वो भटकाव नहीं होना चाहिए। और भटकाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम चीजों को यहां से गेन करके जाओगे। और जब मैक्सिमम चीजें यहां से गेन करके जाओगे ना, तो परीक्षा में भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अब जान रहे हो आप, निगेटिव मार्किंग के साथ, नकारात्मक अंकों के साथ आपकी जो परीक्षा का लेवल है ना वो बहुत बढ़ चुका है। तो ऐसे में चुनौती भी आपको मिलेगी यूपीएससी वालों से। तो जरूरी है कि आप खूब अच्छे से फैक्ट तैयार करके जाओ, क्योंकि यूपीएससी वाले जो होते हैं ना वो रटे नहीं होते हैं आपकी तरीके से। और इसी वजह से वो पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में असफल रह जाते हैं बीपीएससी या राज्य विशेष में, क्योंकि फैक्ट ओरिएंटेड और नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वो अपना जो उनका अलग पैटर्न है उस हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन आप सब लूसेंट रटे बैठे हो। जो टारगेट मैंने दिया है उसमें भी आपने देखा होगा कि लूसेंट को मैंने जगह दी है, प्राथमिकता दी है। तो उस आधार पे आपको चीजों को लेकर चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 42 आप कह लीजिए, उसी पीडीएफ के आगे की। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए फास्ट जवाब और पूरी ऊर्जा के साथ जवाब देना है। पहला प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइएगा, पत्तों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फास्ट जवाब, पत्तों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और पहला ही प्रश्न बहुत ही आसान मिला है, आपको याद रखना है। प्रश्न की प्रवृत्ति बहुत ही आसान प्रकृति का प्रश्न है, सभी का जवाब सही आना चाहिए। प्रोटीन, क्लोरोफिल, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? याद रखना है, पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? बताइएगा। मैग्नीशियम की बात हो रही है, किसका संगठक धातु है? बताइएगा। मैग्नीशियम की बात हो रही है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। 143 नंबर का प्रश्न है, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 43 का जवाब देना है आपको। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? चलिए जवाब दीजिएगा।
देखो यहां पे बात हो रही है मैग्नीशियम की, आपको बता दें ये क्लोरोफिल का संगठक धातु है, ए विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? फास्ट जवाब, पौधों में क्लोरोफिल तत्व बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? प्रश्न संख्या 44 का जवाब, प्रश्न संख्या 44 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 का जवाब दीजिएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? याद रखिएगा मैग्नीशियम सहायक होता है, बी विकल्प सही उत्तर है। क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम इन चारों में से सहायक होता है, बी विकल्प सही उत्तर है। ये सब रट जाना है, ठीक है? नहीं पता है, गलत हो रहा है, तो ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रट जाना है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? सेम प्रश्न है, भाषा बदली है, भाषा बदली है, आयोग बदला है। पहला दूसरी जगह पूछा गया दूसरे राज्य विशेष में, ये दूसरे राज्य विशेष में पूछा गया, प्रश्न वही है, भाषा बदली है। बताइएगा 45 का क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल। अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था और यहीं से हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी। तो हमें इसीलिए कहता हूं ना कि कोई भी प्रश्न आए उसको 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम 2 बार प्रश्न पढ़ते हैं तो हमारी चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्या संश्लेषित करने के लिए करते हैं? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका फास्ट जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 46, फास्ट जवाब देना है, फास्ट जवाब देना है। बताइएगा क्या बोला जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या संश्लेषित करने के लिए करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, ए विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, बहुत अच्छा, इसको बताइएगा, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपको बताना है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फास्ट जवाब दीजिएगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भैया सेम प्रश्न है, लगातार आप देखते आ रहे हुए। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, डी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़ लोगे ना तो आसानी से आप जवाब दे दोगे, यदि आपने उस संदर्भ में कभी पढ़ाई की है। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? भोजन का निर्माण करने के लिए कहां से ऊर्जा मिलती है पौधों को? बताइए। प्रश्न संख्या 48, जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 48, जवाब दीजिएगा। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए कहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रश्न संख्या 48, जवाब दीजिएगा। ऊर्जा कहां से मिलती है भैया? बेसिक से पढ़ते आ रहे हो कि सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सही क्या हो जाएगा यहां पे? सूर्य, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखो कितने आसान से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में विशेष रूप से पीएससी में पूछे गए हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? प्रश्न संख्या 49 का जवाब आपको देना है। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, फंजाई द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या हरे पौधे द्वारा? आप जानते हैं इनका सबसे ज्यादा यदि यौगिकीकरण होता है इन 4 विकल्पों के आधार पे तो वो आपके हैं हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे, डी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? बताइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है? कितना आसान सा प्रश्न है, बताइए। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है भाई? देखो, सूर्य की उपस्थिति में जब आप देखते हो तो प्रकाश ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आसान ही प्रश्न है, बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसमें समय नहीं लेना है, एक बार प्रश्न देखना है, एक बार विकल्प पढ़ना है, तुरंत आपके जवाब यहां पे निकल जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? बताइएगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? कहां चलता है भैया? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? प्रश्न संख्या 51, जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब देना है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? प्रकाश के नीचे व नीले है, ये नीले है, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। यहां पे बोला जा रहा है क्रियाकलाप कहां पे होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी। याद रखना है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी जो क्रियाकलाप है वो नीले व लाल क्षेत्र में होता है। ए विकल्प सही उत्तर है, नीले और लाल क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? प्रश्न संख्या 52 का जवाब दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? बताइएगा। सबसे कम प्रभावी प्रकाश कौन सा है? नीला, सूर्य का प्रकाश, हरा प्रकाश या लाल प्रकाश? बताइएगा। प्रश्न संख्या 52 का जवाब दीजिएगा। सबसे कम प्रभावी प्रकाश की बात करें तो यह हरा प्रकाश होता है। सबसे कम प्रभावी प्रकाश कौन सा है? हरा प्रकाश जो होता है यह सबसे कम प्रभावी प्रकाश होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? चलिए बता दीजिए। सबसे अधिक प्रभावी प्रकाश कौन सा होता है? इन चारों में से बताना है आपको। सबसे अधिक प्रभावी प्रकाश कौन सा होता है? बताइएगा। अच्छा प्रश्न है। देखो, इस तरह के प्रश्न है ना कि ये एक बार आप देख लोगे ना तो याद हो जाएंगे, फिर दोबारा आप कभी भी देखोगे तो आप जवाब दे सकते हो। सबसे ज्यादा प्रभावी प्रकाश की बात हो रही है। अभी एक प्रश्न आपने देखा था कि सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि एक्टिव कहां होता है, सबसे ज्यादा मतलब क्रियाशील किस प्रकाश के अंतर्गत आता है, तो आपने देखा था लाल और नीले के बीच। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो वह है लाल प्रकाश। लाल सबसे अधिक प्रभावकारी और हरा सबसे कम प्रभावकारी, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए प्रश्न संख्या 54, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए। प्रकाश संश्लेषण होता है कहां पर? प्रकाश संश्लेषण कहां पे होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कहां पे होती है? बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है आपको बताना है। चार विकल्प हैं। न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पर ऑक्सीसोम में या क्लोरोप्लास्ट में। कहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पे होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए। प्रश्न संख्या 55 का जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। देखो, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद की जब बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स इसका अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन रात्रि या केवल दिन में? अब देखो, अगर कोई ये प्रश्न गलत कर दे और वो सोच ले, वो उम्मीद करे कि हम बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो भैया नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? बताए। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना है। कब होता है?
रात में होता है, दिन रात दोनों में होता है, केवल दिन में होता है या केवल रात में होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य कब निकलता है? दिन में, मतलब डी विकल्प सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? फास्ट जवाब, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रश्न संख्या 57 का जवाब दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? अभी आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आपने पढ़ा था, तो कौन सी गैस जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है, डी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? बताइए। 58 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 58 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? फास्ट जवाब भैया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और प्रकाश संश्लेषण में जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी में हटाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए विकल्प। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताइएगा। फास्ट जवाब, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और बदले में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो बी विकल्प सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है वो किसके विखंडन से प्राप्त होती है? बताइएगा, किसके विखंडन से प्राप्त होती है? अच्छा प्रश्न है, देख लो। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि यदि आप एक दो बार इस पीडीएफ को केवल पढ़ लोगे ना, एक दो बार इसको देख लोगे ना, तो ये सारी की सारी चीजें, कम से कम 60% चीजें याद ही हो जाएंगी। बताइए, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन किसके विखंडन से निकलती है? फास्ट जवाब, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या प्रकाश, किसके विखंडन से निकलती है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? कौन सा कारण है? किस कारण से ये विमोचित होती है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किस कारण से ये विमोचित होती है? किस कारण से विमोचित होती है? याद रखिएगा, जल का प्रकाश अपघटन होता है और इसी के कारण से यह विमोचित होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? किस गैस की कमी होगी आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। बताइएगा, किस गैस की कमी होगी? यदि वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? वनस्पतियों या पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो ऑक्सीजन हमें नहीं प्राप्त होगा, तो सी विकल्प। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। फास्ट जवाब, सभी के जवाब आने चाहिए। देखो, अभी आपने पढ़ा था ना कि इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए किया जाता है? बताएं, किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न भंडारण के लिए किया जाता है? चलिए, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान पड़ती है और वहीं से भोजन की प्राप्ति पौधों को होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? बताइएगा, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? अभी आपने देखा है पूर्व के प्रश्नों में, यहां पे बोला जा रहा कि किस स्तर पर इसका निर्माण होता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किस स्तर पर इसका निर्माण होता है?
किस स्तर पर इसका निर्माण होता है? चार दिए हैं ना यहाँ पे। रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन, केल्विन साइकिल या फर्मेंटेशन। बताइएगा। यहां पे यदि हम बता दें कि फोटोसिंथेसिस के अवसर पर जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसके लिए केल्विन साइकिल जिम्मेदार है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? बताइएगा। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से, ध्यान से इसको पहले पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? बताइएगा। फास्ट जवाब। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। जरूरी नहीं, यह प्रश्न थोड़ा सा लेवल इसका अलग था, जरूरी नहीं कि हर कोई इसका जवाब दे पाए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? बताइएगा। 67 का जवाब क्या होगा? फास्ट जवाब। क्या बोला जा रहा है कि किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? चार विकल्प हैं, ATP, ADP, RUDP। इनमें से आपको जवाब देना है। याद रखना है, ये होती है ATP की प्रक्रिया, बी विकल्प। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है, सबको पता है। इस प्रक्रिया को कहते क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? फास्ट जवाब। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ए विकल्प सही उत्तर है। पौधों का शिथिल होना इनमें से किसकी वजह से होता है? पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है, आपसे पूछा जा रहा है। चार विकल्प हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या शोषण। किसकी वजह से पौधे शिथिल होते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। पौधों का शिथिल होने के पीछे क्या कारण होता है? इनमें से कौन सा कारण है जो पौधों के शिथिल होने का है? बताइएगा। फास्ट जवाब। पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या शोषण। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो पौधों की शिथिलता का कारण है, तो बी विकल्प सही उत्तर है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? इनमें से कौन जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए। वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? जाइलम, मूल, रंध्र या छाल? वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से होता है और पत्तियों में आप जानते हो रंध्र होते हैं और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो सी विकल्प आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप से अतिरिक्त जो जल होता है वो बूंदों के रूप में निकलता है, उसको क्या कहते हैं? बताइए। फास्ट जवाब दीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, श्रावण कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं? पौधों में जो अतिरिक्त जल होता है बूंदों के रूप में बाहर आता है, इसको कहते क्या है? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बिंदु स्राव, बी विकल्प। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहा जाता है, आपको बताना है। अवायवीय श्वसन कौन सा है इनमें से? बताइएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब देना है। अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है? अवायवीय श्वसन का मतलब ऑक्सीजन के बिना श्वसन। ऑक्सीजन के बिना श्वसन को बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ए विकल्प सही उत्तर है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? प्राथमिक पोषक तत्व पौधों के लिए कौन से होते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व होते कौन से हैं? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? बताइएगा।
फास्ट जवाब दीजिएगा। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करें तो आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात आती है। ए विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों के विकास के लिए इनमें से कौन सा तत्व है जो आवश्यक नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? फास्ट जवाब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा है, हर कोई इसका जवाब दे सकता है। बताइएगा कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों के विकास के लिए यदि हम बात करें तो इनमें सोडियम आवश्यक नहीं है, पोटेशियम भी आवश्यक है, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, आपको बताना है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए। बहुत ही आसान सा है। पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, याद रखना है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? अब देखो, अगर ये प्रश्न का कोई जवाब ना दे पाए तो बहुत निराशाजनक होगा। बोला जा रहा है कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कौन सी फसल कर देती है, आपको बताना है। बताइएगा कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आप जानते हो विशेष रूप से जो दलहनी फसलें होती हैं वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। क्या आलू दलहनी फसल है? नहीं। क्या सूरजमुखी है? नहीं। क्या सोरगम है? नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, मटर। कौन सा पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है, आपको बताना है। बताइएगा कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? फास्ट जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पिछला प्रश्न अभी मैंने बोला कि नाइट्रोजन की जब बात आती है तो आपको दलहनी फसलें याद रखनी है। ठीक है, अब यहां पे दलहनी फसलें कहां? चावल, गेहूं नहीं, मक्का, गन्ना नहीं, चना एवं अन्य दलहन। सी विकल्प आंख मूंद कर टिक कर देना है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहां पे हम करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, आपको बताना है। बताइएगा ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइएगा ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, आपको बताना है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। ऑक्सीनोमीटर की बात यहां पे हो रही है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? याद रखिएगा, वृद्धि दर नापने के लिए। ठीक है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना। चलिए बताइएगा पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? विकल्पों में यदि हम बात करें साइटोफाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन। आप जानते हो पादप हार्मोन की बात कर रहे हैं। इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं होता है और इसी के कारण आप इंसुलिन को टिक करोगे। सी विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? वही चीज है यहां पे कि यहां पे पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। एक प्रश्न और इसी से जुड़ा है, बताइएगा पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। साइटोफाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। अभी आपने देखा जिब्रेलिन पिछले प्रश्न में था, मतलब ये पादप हार्मोन है। ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, साइटोफाइनिन भी इससे संबंधित है। कैल्शियम जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। सी विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब अगर इसमें कोई गलत करता है, यदि इसमें कोई गलत करता है तो निश्चित रूप से बड़ा, आप कह सकते हो ना, बहुत ही निराशाजनक होगा मेरे लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? फास्ट जवाब दीजिएगा, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न में किसी की गलती नहीं होनी चाहिए।
ये आपके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? और यह विशेष रूप से टेस्ट है ऐसे छात्रों का जो लगातार क्लास में तो रहते हैं लेकिन मानसिक रूप से उपस्थिति जो है उनकी क्लास में नहीं होती है। तो यदि क्लास में आप उपस्थित हैं तो यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले दो विकल्पों में, पिछले दो प्रश्नों में इसी की चर्चा हुई है और यह विकल्पों में भी शामिल रहा है। और मैंने आपको बोला है कि यह पादप हार्मोन है। यहां पे बोला जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन है। आपने देखा कि साइटोफाइनिन की जब हमने बात किया, साइटोफाइनिन पूर्व के दोनों प्रश्नों में शामिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? साइटोफाइनिन पादप हार्मोन है, क्योंकि वहां पे क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पिछले प्रश्न में वहां हमने कैल्शियम को हटाया, साइटोफाइनिन वहां भी दिया था, उसको नहीं हटाया। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि साइटोफाइनिन पादप हार्मोन है। और यहां पे सीधा प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन है, आंख मूंद कर टिक करना है। ए विकल्प सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा रसायन है जो किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइएगा, कौन सा रसायन है जो किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। डीडीटी, मेलाथियान, 2,4-D या मेथिल ब्रोमाइड? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,4-D। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जो बौने पौधे होते हैं उनको किसके अनुप्रयोग से हम लंबा कर सकते हैं? बताइएगा, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? आप जानते हैं एक पादप हार्मोन है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है इसके द्वारा बौने पौधों को लंबा किया जा सकता है। सी विकल्प सही उत्तर है। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है, कौन सा है? रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, वो कौन सा है? फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, कौन सा है? क्या बोला जा रहा है? पौधे, कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है और वह है साइटोकाइनिन। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? बताइएगा, 85 का जवाब दीजिए। प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? चलिए बताइएगा, प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? याद रखिएगा, एथिलीन जो है वो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। डी विकल्प आपका सही उत्तर। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं? क्या बोला जा रहा है? पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं? बताइए। फास्ट जवाब इसका भी, तुरंत जवाब, क्विक जवाब। ये होते क्या हैं ये आपको बताना है। चलिए, ये होते हैं इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न या कैरोटीनाइड और टर्पीन। ठीक है, इसको बताइए। गन्ने का लाल संढोग किसके कारण बनता है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। गन्ने का लाल, इसको बोलते हैं सन, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको हम करेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं संडाध। चलिए अब बताइए, गन्ने का लाल संडाध किसके कारण बनता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। गन्ने का लाल संडाध किसके कारण, यहां चंद्रबिंदी भी होती है, किसके कारण बनता है आपको बताना है। फास्ट जवाब। चलिए क्विक जवाब दीजिएगा।
देखो इसका सही उत्तर है कैलेटोट्राइकम फैलकेटम। याद कर लीजिएगा और इसको रट जाइएगा, क्या है? कैलेटोट्राइकम फैलकेटम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का आर्ट पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्ट पतन रोग किसके कारण होता है, बताइए। पौधे का आर्ट पतन रोग किसके कारण होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। पौधे का आर्ट पतन रोग किसके कारण होता है, बताइएगा। पौधे का आर्त नहीं है, ये आर्द है। आर्द पतन रोग किसके कारण होता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, आर्द पतन रोग किसके कारण होता है? 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में आपको चुनाव करना है। पिथियम, डिवेरिनम, पेरोना स्पोला पैरासाइटिका, एल्बुगो कैंडिडा या फाइटोफोथेरा इन्फेस्टेंस। बताइएगा इनमें से कौन सा सही है? तो ए विकल्प सही है, पिथियम डिवेरिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करनाल बंट, करनाल बंट बहुत सुना होगा आपने, बहुत कॉमन सी बीमारी है, सबने पढ़ा होगा, बहुत चर्चा में भी रहता है इस फसल के संदर्भ में। तो बताइएगा करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? करनाल बंट जो है ये किसकी बीमारी है आपको बताना है। करनाल बंट किस फसल की बीमारी है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। करनाल बंट एक बीमारी है, किससे संबंधित है आपको बताना है। फास्ट जवाब। करनाल बंट बीमारी किससे संबंधित है? देखो करनाल बंट की बात आ रही है तो आपको बता दें कि यह गेहूं से संबंधित बीमारी है। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, बताइए। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? फास्ट जवाब। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? देखो पौधों में व्हाइट बड रोग की बात करें तो याद रखना है, पौधों में व्हाइट बड रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। ए विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है आपको बताना। खैरा रोग कॉमन है धान में, किस तत्व की कमी से होता है आपको बताना है। देखो सब ग्रामीण प्रदेश से है ना, तो कम से कम इस प्रकार के प्रश्नों को गलत मत करिएगा। ठीक है, बताइएगा धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से कारण होता है? नाइट्रोजन, लोहा, जिंक या पोटास। खैरा रोग की बात कर रहे हैं, खैरा रोग जो होता है वो जिंक की कमी से होता है। सी विकल्प सही उत्तर है, खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खैरा रोग जो जिंक की कमी से होता है किस फसल से संबंधित रोग है, तो उसमें याद रखना है कि यह धान की फसल का रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका का रोग हो जाता है? कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका का रोग हो जाता है आपको बताना है। बताइएगा कीट पिटिका का रोग कैसे हो जाता है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस, स्यूडोमोनास प्रतिदीप्ति, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फफ एशियंस या इनमें से कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है? कीट पिटिका रोग की बात हो रही है, तो याद रखिएगा बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इस स्यूडोमोनास प्रदीप्ति के कारण यह होता है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या बोला जा रहा? फसल और रोग, जैसे धान, हरितबाल, बाजरा, अरगट, मटर, पाउडरी मिल्यूड या चना उकठा। इनमें से कौन सा रोग और फसल का संबंध सही नहीं दिया है, मतलब गलत है, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से फिर जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा कौन सा इसमें से सुमेल नहीं है। याद रखिएगा हरित बाल रोग जो है ये इसका सुमेल नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अब आपसे यदि मैं पूछ लूं कि हरित बाल जो रोग है ये किस फसल का है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये रोग किस फसल का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरित बाल रोग किस फसल का है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की बात हो रही है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी बताइएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी बताइएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी की बात हो रही है, बताइए इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल, जी एवलिन हचिनसन, या ह्यूगो डी ब्रीज, या रॉबर्ट ब्राउन। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी बताइएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो याद रखना है इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हेकल ने की थी। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों और पर्यावरण के बीच, याद रखिएगा, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन को क्या कहते हैं बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या कहते हैं इसको? सूक्ष्म जीव विज्ञान, पक्षी विज्ञान, पारिस्थितिकी, या कीट विज्ञान। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ए विकल्प सही उत्तर है। आसपास के वातावरण में पशुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोलिएगा। प्रश्न संख्या 96 जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखना है पारिस्थितिक विज्ञान इसको बोला जाता है। इसको बताइए। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी किनके बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, पारिस्थितिकी किनके बीच संबंधों का अध्ययन है? फास्ट जवाब। किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है? याद रखिएगा, पारिस्थितिकी का मतलब होता है जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। तो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था बताइएगा। फास्ट जवाब है किसने परिभाषित किया था? तो याद रखना है आर्थर टॉन्सले का नाम आता है। इसको बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इकोसिस्टम या पारितंत्र बात एक ही है, तो बोला जा रहा है उसका सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा है? चलिए, इतनी परिभाषाएं अभी देखी है ना, उसी के आधार पे अपना एक व्यू बनाइए, उसी के आधार पे जवाब दीजिए। इनमें सबसे अच्छा वर्णन इस शब्द का कहां किया गया है आपको बताना है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। याद रखिएगा, जब आप इकोसिस्टम की बात करते हो तो उसका मतलब है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। सी विकल्प। आज का लास्ट प्रश्न। इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम या पारितंत्र के संदर्भ में क्या सही है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। इकोसिस्टम के संदर्भ में या पारितंत्र के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? चलिए बताइएगा, इनमें से क्या सही है? पारितंत्र या इकोसिस्टम के संबंध में इनमें से क्या सही है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, या उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज प्रश्नों की जो सीरीज थी
इस एपिसोड की वो समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे इसी सीरीज के साथ। कम से कम 50 प्रश्नों का अध्ययन का टारगेट हमारा डेली का रहेगा और इसी प्रकार से जो हमारा लक्ष्य है 800 से 1000 प्रश्नों का करने का, उसको हम अचीव करेंगे। 5 जनवरी तक जितना हम कर पाते हैं वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे और बीच बीच में इस फॉर्मेट को हम रिकॉर्डेड रूप में आपको रखेंगे। अभी प्रीमियर के तौर पे इसलिए रखा है क्योंकि आपके लिए कक्षाओं को देने के लिए मैं अभी उपस्थित नहीं हूं। 1 सप्ताह में आपके बीच नहीं हूं, आप सबसे मैंने बताया है, कारण बताया है। तो 5 तारीख से मैं जुड़ जाऊंगा, उसके बाद नए सिरे से शुरुआत होगी। तब तक के लिए आपकी चीजें ना रुकें, आपकी जो नियमितता है वो बाधित ना हो, आप रेगुलर बने रहो, आप रेगुलर पढ़ाई करते रहो। उसके लिए एक कक्षा आपके लिए दी जा रही है और आप भी समझते हो कि इसका महत्व कितना आपकी परीक्षा में है, क्योंकि जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण हैं। और 1000 प्रश्न यदि हम कर लेते हैं तो जीव विज्ञान हमारे लिए काफी कुछ आसान हो जाएगा यदि हम सिर्फ इन्हीं प्रश्नों का बार बार रिवाइज करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप में से किसके कितने सही हो रहे हैं वो भी आप हमें बताओ, कमेंट करके बताओ कि कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो वीकली टारगेट मैंने दिया है उसको छोड़ना नहीं है, उसको डेली का डेली कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तभी पता चल पाएगा कि क्या चीजें आप कर पा रहे हो, कहां पे आपकी कमियां हैं और किस आधार पे उसको कर सकते हो। क्योंकि 30 दिन का टारगेट क्या होगा वो मैंने आपको दे दिया कि 30 दिन में क्या चीजें आपको करके देनी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कैसे करके हमें सबमिट करते हो। तो इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा समाप्त करता हूं। बढ़ते हैं आगे और कल की जो क्लास होगी उसमें उपस्थिति आपकी अनिवार्य है, उसमें आपको उपस्थित रहना है। और अब आप भी आगे बढ़िए इस क्लास के बाद और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। जो आपका आज का शेड्यूल है उस शेड्यूल को फॉलो करिए और प्रयास करिए कि 100% चीजें आप कंप्लीट कर सको। एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। यदि अभी भी कोई ऐसा छात्र है, कोई ऐसे भाई बहन है हमारे जिनके पास घटना चक्र की पुस्तक नहीं है, जिनके पास पुस्तकों की समस्या है, वास्तव में आप पुस्तकें नहीं खरीद सकते हो, मैं बार बार कहता हूं आप हमें बताओ, हम अपनी तरफ से आपकी मदद करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है और आप सबका भी प्रयास होना चाहिए जो इस योग्य है, सक्षम है, कि कोई भी छात्र जो पढ़ना चाहता है ना वो किताबों की वजह से उसकी पढ़ाई ना बाधित हो, किताबों की वजह से ऐसा ना हो कि वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, कोचिंग संस्थान की फीस नहीं भर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीसीएस में सिलेक्शन नहीं ले सकता, वो एसडीएम नहीं बन सकता, वो डीएसपी नहीं बन सकता, बन सकता है, ठीक है। और उसके इस सपने को हम साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी ऐसा है जो सच में वास्तव में फीस नहीं वहन कर सकता, आप बताओ, हम गाइडेंस आपको देंगे। बैच तो नहीं दिलवा सकते लेकिन हाँ गाइडेंस जरूर उपलब्ध कराएंगे। किताब निश्चित तौर पर उपलब्ध कराऊंगा। जो भी पुस्तकों की आपकी आवश्यकता होगी ना, हर महीने मेरा प्रयास है कि 3 से 4 छात्रों को मैं दूं और उसको मैं करता आ रहा हूं। अभी तक 62 लोगों की, आप में से 62 भाई बहनों की मैंने मदद की है पिछले 2 से 3 महीनों में। और प्रयास रहेगा कि ये कारवां हमारा इसी प्रकार से चलता रहे और आप सब भी जो इसके सक्षम है, जो देने में सहयोग करने में सक्षम है, आप सब भी जुड़े हमारे साथ और एक बड़े पैमाने पर इसको हम लेकर चलें, जिससे कोई भी छात्र ऐसा ना हो जो तैयारी उसकी इस वजह से रुक जाए कि उसके पास पुस्तकें नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि आप सब ज्यादातर 80% से ज्यादा लोग ग्रामीण परिवेश से हो, किसान परिवार से हो, मजदूर परिवार से हो। और आज के समय में ना जब रोजी रोटी का संकट हो तो ऐसे में पुस्तकों का खर्च वहन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और आप संकोच करते होगे, बता नहीं पाते होगे अपने परिवार में, आप हमें बताओ, एक बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के बताओ, निश्चित तौर पर मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।